गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। यूपीपीएससी की सीरीज चल रही है वर्ष 2023 के लिए, और प्रैक्टिस करेंगे इसमें एनवायरनमेंट और इकोलॉजी और साथ में जनरल साइंस के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 प्रश्न है इसमें, अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। इस टेस्ट सीरीज़ की फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, और प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी आगे आने वाला टेस्ट है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। पहला प्रश्न 3 स्टेटमेंट वाला है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। एजेंडा 21 को पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था। एजेंडा 21 सतत विकास हेतु वैश्विक कार्य योजना है और पर्यावरण एवं विकास संबंधी रियो घोषणा पत्र पर पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान सहमति बनी। ऊपर वाले 2 स्टेटमेंट कुछ एक जैसे हैं, तीसरा वाला अलग है, और ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं। ठीक है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। जैव विविधता शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। लैमार्क, मॉर्गन, कैरोलस लीनियस या फिर वॉल्टर जी रोजेन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, द्विनाम पद्धति दी थी कैरोलस लीनियस ने, और लैमार्क और डार्विन को तो सभी जानते हो। देखिए, जैव विविधता जो है उस शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है किसने किया, इस पर है विवाद। माना जाता है कि 1980 में और 1985 में 1980 में E.A. नॉर्स और I.E. मैकमेनस के द्वारा जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया गया, और जैव विविधता शब्द का प्रयोग 1985 में वॉल्टर जी रोजेन के द्वारा किया गया। तो बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बी में है वॉल्टर जी रोजेन, इस नाम का कोई उल्लेख नहीं है। तीसरा प्रश्न है, रियो +10 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इसे पृथ्वी सम्मेलन 2002 के नाम से जाना जाता है। रियो +10 सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील में हुआ, और इसे सतत विकास पर विश्व सम्मेलन का नाम भी दिया गया है। कौन सा करेक्ट है। देखिए, रियो +10 सम्मेलन का आयोजन जो है वो दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में हुआ था, ब्राज़ील में नहीं। ठीक है, तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। अब जहाँ जहाँ 2 है उसको हटा दीजिए, तो आंसर मिल जाएगा अपना 1 और 3। तो रियो +10 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग शहर में 2002 में हुआ था, और इस सम्मेलन में एजेंडा 21 के पूर्ण क्रियान्वयन के लक्ष्य को फिर से दोहराया गया। इसके अलावा सहस्त्र शताब्दी विकास लक्ष्य यानी MDG और कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने का लक्ष्य जो है रखा गया। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप UPPCS और UPRO की टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं, जो चल रही है हमारी पेड टेलीग्राम ग्रुप में। जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी का अर्थ किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाली जीवों की संख्या से है। का अर्थ किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पतियों की संख्या से है। का अर्थ किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाली जीवों एवं वनस्पतियों की संख्या से है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैव विविधता है बायोडाइवर्सिटी, इसमें जीव भी आएंगे, वनस्पति भी आएंगी, ठीक है, यानी एनिमल भी आएंगे और प्लांट भी आएंगे। तो सी वाला ऑप्शन ज़्यादा सही है इसका। तो जैव विविधता का अर्थ किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों एवं वनस्पतियों की संख्या से है, तथा इनका संबंध पौधों के प्रकारों, प्राणियों एवं सूक्ष्म जीवों से है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। ये स्टेटमेंट वाला सवाल है, 2 स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। जलवायु परिवर्तन के कारण जीव जंतुओं, वनस्पतियों के एक समुदाय की प्रजातियों में विभिन्नता पाई जाती है, और पर्यावरणीय परिवर्तन के साथ ही समुदाय की प्रजातियों में भी परिवर्तन होता है। बिल्कुल, ये बातें पढ़ने से ही करेक्ट लग रही हैं, सी है आंसर इसका। तो जलवायु परिवर्तन के कारण जीव जंतुओं, वनस्पतियों के एक समुदाय की प्रजातियों में विभिन्नता पाई जाती है, और पर्यावरणीय परिवर्तन के साथ ही समुदाय की प्रजातियों में भी परिवर्तन होता है, जिससे प्रजातियों की संख्या में वृद्धि होती है, तथा परिणाम स्वरूप जो खाद्य श्रृंखला होती है यानी फूड चेन जो होती है वो जो है वो जटिल हो जाती है, और खाद्य श्रृंखला की जटिलता जैव विविधता का आवश्यक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। आनुवांशिक विविधता का आशय है किसी समुदाय की एक ही प्रजाति के जीवों में जीन में होने वाले परिवर्तन। किसी समुदाय की अलग अलग प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाले परिवर्तन या प्राकृतिक परिवर्तन के कारण होने वाली विविधता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या है आनुवांशिक विविधता। देखिए, किसी समुदाय की एक ही प्रजाति के जीवों में,
ठीक है, जीवों के जीन में होने वाला परिवर्तन है आनुवंशिक परिवर्तन, ना कि अलग अलग। उसी तो है नहीं। तो आनुवंशिक विविधता का आशय किसी समुदाय की एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाला परिवर्तन है आनुवंशिक विविधता। प्रजातियों में आनुवंशिक विविधता जितनी अधिक होगी उनके बीच समानता उतनी ही कम होगी, अर्थात आनुवंशिक विविधता कम होने के साथ ही जीवों में समानता बढ़ती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्नलिखित में से किसी पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? देखिए, मान लीजिए यह कोई पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र। यहाँ सबसे पहले हो गए प्रोड्यूसर यानी हो गए उत्पादक, अब इनको खाने वाले हो गए प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर। जो इनको खाएगा वो हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर यानी द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, जो इसको खाएगा वो ये हो गया तृतीय उपभोक्ता यानी टर्सरी कंज्यूमर। ये जब सब मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, तो इन सब के ऊपर आते हैं अपघटक यानी बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, और फंगस हो गए, कवक हो गए, ये सब यानी सूक्ष्मजीवी। अब इनको क्या करते हैं, इन जटिल चीज़ों को जो है सरल करके जो है खाद बना देते हैं। फिर वो खाद पौधों के लिए आ जाता है। फिर ये प्रक्रिया जो है ऐसी अनवरत चलती रहती है। तो प्राथमिक उपभोक्ता की बात कर रहा है, यानी जो ये जो पेड़ पौधे थे इनको खाने वाला, यानी वो शाकाहारी जंतु होगा। तो हिरण हो गया यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता, ये है। ठीक है, ये होगा तृतीयक और इसको कह दो द्वितीयक। तो किसी पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे जो हैं वो होते हैं उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, जो भोजन बनाते हैं। भोजन कैसे बनता है सभी को पता है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करते हैं। ठीक है, तो किसी पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे उत्पादक होते हैं, जो हरे पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी जो इनको खाएगा वो हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। तो जो पेड़ पौधे को खा रहा है वो प्राथमिक उपभोक्ता, यानी ये शाकाहारी जंतु हो गए। ठीक है, शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता को जो भक्षण करते हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता, और जो द्वितीयक उपभोक्ता का भक्षण कर ले वो तृतीयक उपभोक्ता। इन सब के ऊपर आते हैं डिकम्पोजर यानी अपघटक। ठीक है, ये जैसे सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, मर जाते हैं इनके, तो इनको खाद बना देते हैं ये अपघटक। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं तो जैव विविधता में वृद्धि होती है। देखिए, अक्षांशों में प्रायः उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर तथा पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर प्रजातियों की संख्या में जो है अंतर पाया जाता है। यह अंतर जैव विविधता प्रवणता कहलाता है। उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों यानी ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर तथा पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो बढ़ती जाती है। यही क्रम क्वेश्चन बना के नीचे से ऊपर पूछ ले तो घटती जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र जैव विविधता के लिए संकट नहीं हो सकता? विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, जलवायु परिवर्तन, शाकाहार को प्रोत्साहन, आवास का विखंडन। शाकाहार को प्रोत्साहन। तो देखिए, भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के संकट के लिए जो है निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं, जैसे हैबिटाट लॉस, आवास का विखंडन हो गया, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग। शाकाहार को प्रोत्साहन देना जैव विविधता में वृद्धि करता है, घटाता नहीं है उसको। शाकाहार प्रोत्साहन से पौधों और फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो है संकरण को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे जैव विविधता अधिक समृद्ध होती है। इसलिए 10वां प्रश्न है, जैव विविधता ह्रास का प्रमुख कारण पूछ रहा है। सबसे अच्छा उत्तर दीजिए इनमें से। स्थलीय जलभराव, भूमि का अतिचारण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश या आवास का विखंडन। देखिए, इसमें सबसे प्रमुख कारण होगा हैबिटाट लॉस। आवास का विखंडन, किसी का घर ही उजाड़ दोगे तो क्या बचेगा। तो विभिन्न मानवीय क्रियाओं जैसे कि औद्योगिक विकास, कृषि, सड़क आदि तथा आग लगने आदि से प्रजातियों के आवास जो है प्रभावित हुए हैं, जिस कारण उन्हें अपना आवास छोड़ना पड़ा। इससे कई प्रजातियां संकटग्रस्त हो गईं और कई विलुप्त हो गईं। तो आवास का विनाश जैव विविधता के ह्रास का जो है वो प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? लैमार्क, डार्विन, नॉर्मन मॉयर्स, नॉर्मन बोरलॉग।
ये विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं, इनको तो हटा दीजिए, सी है इसका आंसर। ठीक है, नॉर्मन मायर्स। तो हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था 1988 में, किसने? नॉर्मन मायर्स के द्वारा। 12वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में प्रजाति और सूची 2 में है संबंधित भौगोलिक क्षेत्र जो पाई जाती हैं वहाँ पर, मिला दीजिए इनको। तो काली गर्दन वाली सारस यानी ब्लैक नेकेड क्रेन, नीलगिरी लंगूर, चिंकारा, सांबर हिरन। चिंकारे को तो मिला था भारतीय मरुस्थल से, सलमान खान वाला केस बचपन से सुनते आ रहे होंगे। नीलगिरी लंगूर हो गया वेस्टर्न घाट का, काली गर्दन वाली सारस हो गई ट्रांस हिमालय क्षेत्र में, और सांबर हिरन हो गया दक्कन प्रायद्वीप क्षेत्र का। तो इसका हो गया ए का 2 हो गया और बी का हो गया 1। ठीक है, ए का 2 हो गया और बी का हो गया 1, ए का 2 हो गया और बी का हो गया 1, ये तो 2 में हो गया। ठीक है, तो चिंकारा जो था वो था भारतीय मरुस्थल, यानी सी का हो गया 4। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो काले गर्दन वाली सारस जो है ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, IUCN की रेड लिस्ट में जो है ये है संवेदनशील। नीलगिरी लंगूर आपको मिलेगा वेस्टर्न घाट में, नीलगिरी की पहाड़ियों पर, IUCN की रेड लिस्ट में संवेदनशील है। और चिंकारा जो है भारतीय मरुस्थल क्षेत्र में पाया जाता है, IUCN की रेड लिस्ट में यह है लीस्ट कंसर्न। और सांबर हिरन की बात करें तो भारत के दक्कन प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आपको मिलेगा, IUCN की रेड लिस्ट में यह है संवेदनशील। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। कशेरुकी जंतुओं में के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? इसमें कोई भी सही नहीं है, एक तो सही है। वे प्रजातियां जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है कशेरुकी या रीढ़धारी जंतु कहलाते हैं। ठीक है, यही सही है। उभयचर कशेरुकी नहीं होते, क्यों नहीं होते भाई? होते हैं वो भी। रीढ़धारी या कशेरुकी जीव शारीरिक रूप से ज़्यादा बड़े नहीं, यही तो होते हैं बड़े, ये गलत है, बी करेक्ट है। देखिए, जंतुओं की वे प्रजातियां जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है कशेरुकी, वर्टिब्रेट बोलते हैं इनको हिंदी में, अंग्रेजी में, या रीढ़धारी जंतु कहलाते हैं। रीढ़धारी जंतु शारीरिक रूप से जो है ज़्यादा विकसित और बड़े होते हैं। इनके अंतर्गत कशेरुकी आते हैं, स्तनधारी आते हैं, पक्षी, उभयचर, सरीसृप शामिल होते हैं। उदाहरण के तौर पर मानव, हाथी, शेर, भैंस, घोड़े, ये सब कशेरुकी जंतुओं के उदाहरण हैं। नंबर 14 पर आ जाइए। किसी पाई तंत्र में उत्पादक की पहचान कीजिए, यानी प्रोड्यूसर। ऊपर वाला वो अगर आपने ग्राफ देखा होगा तो उत्पादक तो वही है ना जो अपना भोजन खुद बनाता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी हरे पेड़ पौधे हो गई या घास हो गई। ठीक है, तो पाई तंत्र में जो अपना भोजन स्वयं बनाता है वह उत्पादक कहलाता है, यानी प्रोड्यूसर, जैसे हरे पेड़ पौधे, घास इत्यादि। अनुवांशिकी के नियम निम्नलिखित में से किसने दिए थे? उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है, मेंडल इसका आंसर है, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो अनुवांशिकी के नियम जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए, फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम को इनके नाम से इनको जाना जाता है। कई वर्षों पर जो है इन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग किए। नंबर 16 पर आ जाइए। सिरके में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है वो पाया जाता है? सिरका यानी विनेगर। साइट्रिक एसिड तो होगा नहीं, विटामिन सी में मिलता है, नहीं खट्टे फलों में फॉर्मिक एसिड, जब चींटी और मधुमक्खी काटती है तो फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है। एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरके में, लैक्टिक अम्ल हो गया दूध में। तो सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में, और जब चींटी मधुमक्खी काटती है तो फॉर्मिक एसिड रिलीज करते हैं, जिससे खुजली होती है, लैक्टिक अम्ल हो गया दूध में। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित हो जाने के कारण थकावट पैदा होती है? साइट्रिक, फॉर्मिक, लैक्टिक, यूरिक। ए नहीं है, बी नहीं है, सी या डी में से इसका आंसर है? इसका उत्तर है सी, लैक्टिक अम्ल। देखिए, लैक्टिक अम्ल एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका अणु सूत्र होता है C3H6O3। मांसपेशियों में इसी अम्ल के एकत्रित हो जाने के कारण जो है वो थकावट पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। मानव में पाचन किस अंग से शुरू हो जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत बार। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमक या मुख? देखिए, मानव में जो पाचन है वो उसके मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, माउथ से। जो मुंह में लार पाई जाती है उसमें होते हैं म्यूसिन और टाइलिन एंजाइम, वो भोजन को चिकना बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जिससे चबाने में आसानी हो सके और निगलने में।
तो मानव में भोजन का पाचन जो है उसके मुख यानी माउथ से ही प्रारंभ हो जाता है। मुंह में पाई जाती है लार, उसमें म्यूसिन टाइलिन एंजाइम होते हैं जो भोजन को चिकना बनाने का काम करते हैं, जिससे भोजन को चबाने में और निगलने में आसानी हो सके। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसने खोजा था कि रोगों की उत्पत्ति रोगाणुओं के द्वारा होती है? रोगाणु यानी बैक्टीरिया, सिंपल। तो बैक्टीरिया की खोज किसने की? हेनरी बेकुरल तो होगा नहीं, फिजिशियन है तो लुई पास्चर, और वायरस की इवानोवस्की, ठीक है। और विकासवाद से संबंध रखते हैं लैमार्क। तो लुई पास्चर इसका आंसर हो जाएगा 19 का। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बहुत पूछते हैं इसको, दो तरह से सवाल बनेगा, जल में घुलनशील या वसा में घुलनशील। तो डी, ई, के ये वसा में घुलनशील है, लेकिन जल यानी वाटर सोलेबल है यहाँ पर बी और सी, और बी की सारी सीरीज। तो देखिए, जो वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, डी, ई और के हैं, और जो जल में घुलनशील है वो बी हैं और सी हैं। और बी की सारी सीरीज जो भी V1, V2, V3, V6, V9, V12 ये सब वाटर सोलेबल होंगे और ये फैट सोलेबल। तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट का PDF प्राप्त कर सकते हो, ये जो नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, ठीक है, 9560112583 पर, जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में।